नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंघल यूनिक कंप्यूटर्स करौली के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बगल में दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर तुरंत प्रभाव से क्लिक करें। साथ ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, जिससे सभी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बताया था। अबेकस से लेकर और अभी तक हम जो कंप्यूटर उपयोग में ले रहे हैं उनका किस किस तरह से आविष्कार हुए, किन किन लोगों ने आविष्कार किए, कब कब किए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको लेके आया हूँ कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में, कंप्यूटर पीढ़ियों के बारे में। यहाँ पर मुख्य रूप से इसको 5 भागों में बांटा गया है। अलग अलग तकनीक का जहाँ जहाँ जैसे उपयोग किया गया है उसको एक पीढ़ी कहा गया है। तो हम आज देखेंगे जनरेशन वाइज कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, कंप्यूटर का विभाजन पीढ़ी के आधार पर 5 पीढ़ियों में ये विभाजन किया गया है। इसको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ये मुख्य रूप से 5 टेक्निक यहाँ पे मैंने आपको एक व्यू में दिखाई हैं। फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में 1946 से 1956 तक के जो कंप्यूटर्स बने थे या जो भी डिवाइसेस बने थे उनको रखा गया है। और इन सभी डिवाइसेस में वैक्यूम ट्यूब, निर्वात वाल्व नामक इक्विपमेंट का यूज़ किया गया था। जो आप ये देख पा रहे हैं साइड में एक शीशे के बल्ब जैसा होता है, जैसे हमारे बल्ब होते थे इसी तरह का ये एक निर्वात वाल्व होता है, वैक्यूम ट्यूब होता है। और वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से एनिएक का नाम आता है। एनिएक के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और यहाँ पर और कुछ कंप्यूटर्स हैं, एडसेक, EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एडवैक, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक का ही एक अपडेट वर्जन और आया था यूनिवैक 1 के नाम से। ये मुख्य कंप्यूटर इस प्रथम पीढ़ी में माने जाते हैं। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं, ये शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इसलिए दिखाई हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में और विभिन्न कंप्यूटर कोर्सेज में भी इन फुल फॉर्म्स को या शॉर्ट फॉर्म को पूछा जाता है। तो इसलिए इस चीज़ का विशेष तौर से आप अध्ययन करें। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण क्या थे, किस तरह के होते थे, क्या क्या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज थे, वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। एक तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। साथ ही यहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। साथ ही इनकी जो रिलायबिलिटी थी वो नहीं के बराबर थी, बहुत कम रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के साथ कार्य करते थे। चूंकि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था जो साइज में भी बहुत बड़े होते थे और गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा करते थे, इस कारण से बहुत सारे एयर कंडीशंस का उपयोग करना पड़ता था। और एक और बड़ा कारण इन एयर कंडीशन और वैक्यूम ट्यूब के कारण ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन था, लाइट का खर्चा था, वो भी बहुत ज़्यादा अधिक था। इसमें एक चीज़ ये थी कि मशीनी और असेंबली भाषाओं का प्रोग्रामिंग उपयोग में लिया जा सकता था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का उपयोग इस पीढ़ी के अंदर में किया गया था, जो 1956 से 1964 तक मानी जाती है। 1956 से शुरू होकर 1964 तक के जो कंप्यूटर बने थे, इस बीच में जो कंप्यूटर बने थे वो ट्रांजिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं 3 टांग का ये ऐसा एक इक्विपमेंट है, एक छोटा सा डिवाइस है, जिसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो तो इसको भली भांति जानते हैं। उनके जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं विशेष तौर से, उन्होंने, या उसके कॉलेज के से ऊपर के जो विद्यार्थी हैं वो भी भली भांति जानते हैं। 12th क्लास में ट्रांजिस्टर का पूरा डिवाइस दिया गया है, ट्रांजिस्टर कैसे होते हैं और क्या होते हैं। तो यहाँ पर विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में किया था। और इन ट्रांजिस्टर्स का जो उपयोग किया गया था वो सबसे पहले इस पीढ़ी में IBM 1401 नामक कंप्यूटर बनाया था, जो इस पीढ़ी के अंतर्गत बनाया था।
इस पीढ़ी के जो कुछ विशेषताएं थी वो कैसे होती थी और इसका कंप्यूटर कैसा दिखता था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह का ये कंप्यूटर आपको दिखाई देता था और इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज वो क्या थे। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा, जिसके कारण से वैक्यूम ट्यूब का और ट्रांजिस्टर का जो साइज है वो बहुत कम हो गया और इसके कारण से कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया। और इसका एक बड़ा इफेक्ट ये भी हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन था, लाइट की जो खपत थी, वो भी कम हो गई, स्पीड उनकी तेज हो गई और रिलायबिलिटी भी बढ़ गई। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले ये कंप्यूटर माने जाते हैं। साथ ही इसमें कोबोल और फोर्टोन जैसी उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाने लगा, उनका भी यहाँ पर विकास हुआ। डेटा स्टोर करने के लिए डेटा संग्रहण का भी ऑप्शन इसमें था, प्रिंटर का भी इसमें उपयोग किया गया था, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर डेवलप कर लिया गया था। तीसरी पीढ़ी पर ध्यान देते हैं। 1965 से 71 के बीच में ये पीढ़ी के कंप्यूटर को माना जाता है, तीसरी पीढ़ी को माना जाता है। इसके अंतर्गत में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी, जो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है, इसका फुल फॉर्म। ये भी आप अपने परीक्षाओं के आधार पे के हिसाब से ध्यान रखें, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आईसी। तो ये आपने विभिन्न अपने टीवी या अन्य कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर खराब हुए हैं तो उनमें ये चीज़ें लगी होती हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरह का एक आईसी होता है। इस इंटीग्रेटेड सर्किट का जो आविष्कार किया था वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक इंजीनियर थे, जैक किल्वी, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें मुख्य रूप से ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख माने जाते हैं। दोस्तों, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या थे वो भी देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया था पहली बात तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह पर। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की तुलना की जाए तो अब आप देख पा रहे होंगे कहाँ एक इतना बड़ा कंप्यूटर और कहाँ ये छोटा सा कंप्यूटर रह गया जो एक टेबल पर आ सकता था, यानी कि एक बड़े हॉल के कंप्यूटर की जगह पर एक टेबल पर आने वाला कंप्यूटर बन गया जो आज की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर साइज छोटा हो गया, वजन भी कम हो गया, लाइट का खर्चा भी बहुत कम हो गया और एक और जो सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ वो था इसकी रिलायबिलिटी बढ़ गई, यानी कि इसके पर कार्य करने की जो विश्वसनीयता थी वो भी बढ़ गई। पोर्टेबल, साइज छोटा होने का पोर्टेबल कहा जाता है, तो साइज छोटा हो गया तो पोर्टेबल हो गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में आसानी हो सकती थी, रखरखाव भी इसका आसान हो गया था। इसके साथ साथ उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज के साथ का भी उपयोग, हाई लेवल लैंग्वेज का भी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने लगा था। अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जैसा आप देख पा रहे हैं 1971 से 1985 के बीच के में जो भी कंप्यूटर बने थे उन्हें फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में VLSI के नाम से भी जानते हैं, और इसको वास्तविक तौर पर आज की भाषा में अगर बात करें या कंप्यूटर की भाषा में अगर हम बात करें या सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहा जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट और ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप हैं ये सिलिका मिट्टी से बने होते हैं और इसके अंदर इतना बड़ा सर्किट होता है कि कई हजार ट्रांजिस्टर्स की जगह पर इनका उपयोग किया जा सकता है। VLSI के अंदर भी कई सौ IC की जगह पर एक ही VLSI यानी कि माइक्रो चिप का उपयोग करके हम कोई भी कार्य को आसान कर सकते हैं। तो इसमें जो हमें दिया गया था इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग होने लगा, आकार में बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया, पोर्टेबल हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की
जो सुविधा हुई वो बहुत अच्छी हो गई। साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर भी आ गया, यानी कि कोई भी आम व्यक्ति इसको खरीदकर अपने उपयोग में ले सकता है। अधिक प्रभावशाली हो गया, रिलायबल हो गया और स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत अच्छी स्पीड हो गई। मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी इसमें हमें मिलने लगी। कंप्यूटरों के जो नेटवर्क है उसका भी यहाँ पर डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन के अंदर में 1984 के आसपास में नेटवर्क का भी विकास यहाँ पर होने लगा था। नेटवर्क का मतलब है कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से जोड़कर कार्य करना, तो वो भी यहाँ पर किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की पांचवी और अंतिम पीढ़ी। तो दोस्तों 1985 से और अभी तक का जो समय है और आगे आने वाले समय में भी इसको फिफ्थ जनरेशन माना गया है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैज्ञानिकों का जो सोच है वो इस कंप्यूटर को जो मानवीय दिमाग है, मनुष्य का जो दिमाग है उसकी तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको यहाँ पर नाम दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम दिमाग बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पीढ़ी में प्रतिदिन कंप्यूटर के आकार को घटाने के साथ साथ इसके स्वतः कार्य करने की प्रक्रिया पर प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें तो अभी तक कंप्यूटर के पास, जैसा हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर ही कार्य करता है, लेकिन अपने दिमाग से अपने आप सोच के कोई कार्य नहीं करता। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इस जनरेशन में हम ऐसा कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं जिसमें वो अपने आप स्वयं सोचकर कार्य कर सकता है, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है रोबोट। दोस्तों इसी जनरेशन में मोबाइल फोन, स्मार्ट घड़ी, डिजिटल फ्रीज, माइक्रोवेव ओवन सभी पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर के रूप में इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट्स रहे वो हम देख लेते हैं। जैसा अब आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये आपको मैंने एक कंप्यूटर दिखाया है यहाँ पर, जो फोर्थ जनरेशन में भी दिखाया गया था। इस फिफ्थ जनरेशन में अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये आप देख पा रहे हैं। लैपटॉप यहाँ पर आ गए हैं, ये दो तरह के लैपटॉप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये टैबलेट पीसी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो सिर्फ आपको हाथ में रख के काम कर सकते हैं। ये आपको मोबाइल फ़ोन दिखाई दे रहा है, ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये ईयरफोन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह ये IVR भी होते हैं इस तरह के, जिसमें आप कोई मोबाइल या अन्य कोई डिवाइस लगाकर, या ये IVR अपने आप में एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको इसको यहाँ से आप इसको पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने छोटे छोटे हो गए हैं। यहाँ तक कि स्मार्ट घड़ी का भी मैंने जिक्र किया था। तो स्मार्ट घड़ी आप अपने कलाई पर पहनते हैं और उसमें आप बात भी कर पाते हैं, मोबाइल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर अपने अलार्म सेट कर सकते हैं आपके, और जो बॉडी है उसके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के अलग अलग डिवाइसेस आज मार्केट में उपलब्ध हैं जो सभी इस टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। तो अब इसके क्या फ़ायदे हुए, कंप्यूटरों के जो विभिन्न प्रकार थे वो आ गए हमारे पास। डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। पहले एक बड़े हॉल के बराबर का कंप्यूटर हुआ करता था, अब पाम टॉप यानी कि हथेली पर रख के काम करने वाला भी कंप्यूटर हमारे हाथ में उपलब्ध है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट का एक बहुत बड़ा जाल होता है जो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है। ये इंटरनेट का भी यहाँ पर इस जनरेशन के अंदर में विकास हुआ, और इसकी सहायता से विभिन्न सारी चीज़ों को हम अलग अलग जगह पर पहुँचा पाते हैं। चिकित्सा, विज्ञान या अपनी जो कल्चर है उनको सबको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में हमें सहायता मिलती है। जैसे मैं भी आपको ये जो बता पा रहा हूँ, तो YouTube इसका एक माध्यम है जो इंटरनेट के बेस पर चलता है। तो ये सब चीज़ें, सामग्री हम वहाँ पर उपलब्ध करा पाते हैं। मल्टीमीडिया, जिसमें साउंड, ग्राफिक्स, चित्र, टेक्स्ट सबको शामिल किया गया है। इन सब से मिलकर जो भी चीज़ तैयार होती है वो मल्टीमीडिया कहलाती है। इसके अलावा नए और भी कई सारे प्रयोग इसमें चल रहे हैं जो फिल्म निर्माण में, यातायात नियंत्रण में, अपने कोई भी बिजनेस में, उद्योग में, व्यापार में और कई चीज़ों में हमें काम आते हैं। ये हमारी 5 जनरेशन के बारे में आज हमने देखा था। दोस्तों
हमारा आज का वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। धन्यवाद।